हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लोड बैलेंसेस क्या होते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लोड बैलेंसेस के टाइप्स कितने हैं और किस किस तरह के टाइप्स के लोड बैलेंसेस एक्चुअली में होते हैं और हम कौन से टाइम पे किस तरह का लोड बैलेंसर हमको यूज़ करना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि बेसिकली दो टाइप्स के लोड बैलेंसर्स होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर और दूसरा होता है हार्डवेयर लोड बैलेंसर। देखो नाम से ही सब कुछ क्लियर है, ज़्यादा हम इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत डेप्थ वाली चीज़ नहीं है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक सॉफ्टवेयर होगा और ये एक सॉफ्टवेयर होगा और ये बेसिकली एक हार्डवेयर होगा। बस इतनी सी चीज़ है। बस अब थोड़ा सा हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, अब समझते हैं सॉफ्टवेयर। देखो तो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसेस क्या करता है, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, या तो ये आप कोई सर्वर परचेस करेंगे जहाँ से होस्टिंग लेंगे या जहाँ पे आपके सर्वर्स होंगे वहाँ पे एक अलग से सर्वर लेंगे, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये तरह के सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसेस को। अब आपने एक नाम सुना होगा Nginx। ये बहुत अच्छा बहुत पॉपुलर लोड बैलेंसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो Nginx काम कैसे करता है, ये समझो आपने एक सर्वर खरीदा और उस पर आपने Nginx इंस्टॉल कर दिया। सर्वर या फिर Nginx वर्चुअल मशीन पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, VM पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये समझो आपने Nginx इंस्टॉल कर दिया और ये आप हो, ये कौन हो, ये आप हो। और यहाँ पे आपके सर्वर्स हैं अलग अलग। ये आपका एक सर्वर है, आपका एक ये सर्वर है, आपका एक ये सर्वर है। ठीक है, अब आपकी रिक्वेस्ट आई थी Nginx के पास, ये लोड बैलेंसर के पास। ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को भेजेगा सर्वर के पास। सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड देन वो रिस्पॉन्ड करेगा आपके Nginx लोड बैलेंसर को और फिर आपका लोड बैलेंसर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर काम करता है। तो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर हमको कब यूज़ करना चाहिए और हार्डवेयर लोड बैलेंसर हमको कब यूज़ करना चाहिए। देखो ये एक सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। हाँ, ये खुद एक सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने बोला वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल है, तो वो वर्चुअल मशीन के कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड करेगा या जिस तरह का आप सर्वर लेंगे उस सर्वर की कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब कितना रिसोर्स उस सर्वर के पास है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर से आप कितने सारे सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हो वो भी फर्क पड़ता है। जैसे कि Nginx के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा या मतलब 128 सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर ओरेकल की बात करूँ मैं, तो ओरेकल आपको फिर 500 सर्वर्स तक कनेक्ट करने का देता है। ओरेकल का जो लोड बैलेंसर है, सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर की बात कर रहा हूँ मैं अभी। एशियन का जो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर है वो आपको अप्रॉक्स 300 सर्वर्स तक दे देता है। उससे ज़्यादा आप उस पर नहीं कर सकते कनेक्ट, मतलब उससे ज़्यादा सर्वर्स अगर आपको होंगे तो ये 300 से ज़्यादा होगा तो आप एजर का यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको ओरेकल पे जाना पड़ेगा या तो फिर आपको हार्डवेयर वाला चूज़ करना पड़ेगा, हार्डवेयर लोड बैलेंसर। तो भैया सॉफ्टवेयर तो दिया हो गया, अब हार्डवेयर पे आते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर लोड बैलेंसर। हार्डवेयर लोड बैलेंसर देखो, आप जब आपने एक लैपटॉप खरीदा या आप CPU खरीदते हो तो ये एक हार्डवेयर है, ये पर्टिकुलरली किस काम के लिए बना हुआ है। अगर आप गेमिंग गेमिंग लैपटॉप खरीदते हो तो वो गेमिंग के लिए बना रहता है। ऑफिस वर्क के लिए अलग तरह के लैपटॉप्स आते हैं। इन द सेम वे एक ऐसा हार्डवेयर आता है जिसका काम ही यही रहता है, क्या रहता है, लोड को बैलेंस करना। उस तरह के लोड बैलेंसर्स को बोलते हैं हार्डवेयर लोड बैलेंसर्स। उनका बस एकमात्र काम रहता है, ओनली एक ही काम रहता है, वो होता है लोड को बैलेंस करना। ये डेडिकेटेड पूरा हार्डवेयर ही रहता है और ये बहुत पावरफुल होता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर्स। ठीक है, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहती कि आप कितने सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास मतलब जितने चाहे आप उतने कनेक्ट कर सकते हो। इसकी बस आपको कॉन्फ़िगरेशंस देखनी पड़ेंगी। हार्डवेयर है बेसिकली ये, तो हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन बता दो और फिर आप जितने नंबर ऑफ सर्वर्स भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह सकते हैं कि आप अगर हार्डवेयर लोड बैलेंसर यूज़ करो तो अनलिमिटेड
सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो 300-400 सर्वर्स, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तब आपको 300-400 सर्वर्स चाहिए होते हैं, राइट। तो वो उतना सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर भी काम करता है, बट अगर उससे ज़्यादा जा रहा है या आपको और एफिशिएंटली अपने लोड को बैलेंस करना है तो उसके लिए फिर हार्डवेयर लोड बैलेंसर इज द ऑप्शन। अब यहाँ पे दो टर्म और आती है, वो दो टर्म क्या है? वो दो टर्म होती है लेयर 4 लोड बैलेंसर एंड लेयर 7 लोड बैलेंसर। अब ये लेयर 4 और लेयर 7 क्या है? हम सब ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में OSI मॉडल तो पढ़ा ही होगा। OSI का फुल फॉर्म जानते हैं ना आप लोग? OSI का फुल फॉर्म होता है, सॉरी, OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4th लेयर देखो आप लोग और 7th लेयर देखो। 4th लेयर है आपकी ट्रांसपोर्ट और 7th लेयर है आपकी एप्लीकेशन। ये आप लोगों ने ये वाला मॉडल, ये OSI मॉडल आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में। मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क्स में या CN कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा होगा। तो 7th लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर है और जो 4th लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब ध्यान से पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग TCP एंड UDP। मतलब कि ये बेसिकली TCP और UDP पे काम करता है, ठीक है। सॉरी, ये आएगा UDP। और एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बना रहता है। ये बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, जैसे कि ये जो एप्लीकेशन लेयर होता है ये प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, जैसे कि HTTP, FTP, ये सब आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड होता है हम लोग का ये। अब सबसे पहले समझते हैं लेयर 4, ठीक है। लेयर 4 लोड बैलेंसेस क्या होता है? ये जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, लेयर 4 होता है एप्लीकेशन, ओ सॉरी, लेयर 4 होता है हम लोग का ट्रांसपोर्ट। लेयर 4 कौन सा होता है आपका? ट्रांसपोर्ट। अब ये किस पे काम करता है? ये TCP और UDP पे काम करता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो ये बीच में ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है और ये बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, कार्स आ रही हैं बहुत सारी, और ये ट्रैफिक पुलिस वाला बोल रहा है इधर थोड़ा ट्रैफिक बना दें हम लोग, समझने में ईजी रहेगा। ये कुछ कुछ ट्रैफिक है इधर, ये इधर थोड़ा कम ट्रैफिक है, ये इधर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ियाँ आई तो ट्रैफिक पुलिस बस इतना मतलब ट्रैफिक पुलिस ये नहीं पूछेगा आपसे कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, ठीक है। क्या ये आपसे नहीं पूछेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो? वो ये देखेगा कि कौन सा रास्ता खाली है, ठीक है। अब उसको लगा ये वाला रास्ता खाली है तो आपको इधर भेज देगा, वो इधर भेज देगा। वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, आपसे नहीं पूछेगा कि आपको काम क्या है, वो आपको सीधा इधर भेज देगा। तो इसी तरह के लोड बैलेंसर को बोलते हैं हम लोग लेयर 4, ठीक है। मतलब कि जब आपने लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट किया तो ये नहीं देखता है कि आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये लोड बैलेंसर जब लेयर 4 पे है तो ये चेक नहीं करता है वो कि आप क्या मांग रहे हो, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। वो बस ये देखता है कि मेरा कौन सा सर्वर फ्री है, मेरा कौन सा सर्वर कम यूटिलाइज हो रहा है, और आपकी रिक्वेस्ट को उस सर्वर पे भेज देता है। ये होता है लेयर 4। क्यों? क्योंकि ये TCP IP पे काम करता है, ठीक है। ये IP पे काम करता है बेसिकली, और UDP पे काम करता है, ठीक है। अब लेयर 4 तो समझ में आ गया। अब इसमें कुछ एल्गोरिदम्स यूज होती है, जैसे कि राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन मतलब कि ये लोड बैलेंसर के पास एक और यूजर आया, अब ये पारी सब सर्वर को भेज देगा। जैसे ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, तो यूजर 1 की रिक्वेस्ट यूजर 1 पे भेज दे रहा है, यूजर 2 की यूजर 2 पे, यूजर 3 की यूजर 3 पे, ठीक है। अब जैसे यूजर 4 आया तो उसको वापस से किस पे भेजेगा? यूजर 4 को सर्वर नंबर 1 पे। फिर यूजर 5 आया तो वो उसको किस पे भेजेगा? सर्वर नंबर 2 पे। इस तरह से काम करता है। तो एक राउंड रॉबिन बहुत ज़्यादा फेमस एल्गोरिदम होती है और यही होती है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, ठीक है। अब
लेयर 4 तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब क्या, अब लेयर 7 जो कि होती है एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि HTTP, FTP या तो फिर SMTP। ठीक है, देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को सेंड और रिसीव करने के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है HTTP। वेबसाइट को शेयर और मतलब वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है SMTP हो गया यहाँ पे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब लेयर 7 एप्लीकेशन ये बेसिकली इस प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही है। तो ये आपके कंटेंट को भी चेक कर सकती है। मतलब कि अगर उस एग्जांपल से समझो तो अब आपका पुलिस वाला ये भी पूछेगा आपसे, आपका ट्रैफिक पुलिस वाला, कि भैया आपको जाना कहाँ है। अगर आपको भोपाल जाना है तो आप ये वाला रास्ता पकड़ो, भले इधर थोड़ा सा ट्रैफिक है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप ये वाला रास्ता पकड़ो, अगर आपको मैसूर जाना है तो आप ये वाला रास्ता पकड़ो। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या काम है, आपके पास आप मतलब आपका क्या कंटेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं सर्वर्स की भाषा में। ये सर्वर्स है, ये सर्वर्स हो गए, सॉरी इसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। और सर्वर अपन इधर अलग कलर से बना देते हैं। ये आपके हो गए सर्वर्स। ठीक है, 1 2 3 और ये हो गया कौन, आप। बहुत बढ़िया, चलो हम देखते हैं। अब लेयर 7 क्या करेगा, ये जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे ना, तो ये जो आप रिक्वेस्ट करोगे HTTP या कोई भी रिक्वेस्ट FTP, तो ये आपकी हेडर्स को भी पढ़ेगा। ऑब्वियसली हमारा जब रिक्वेस्ट जाता है तो हेडर्स जाता है, कंटेंट जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे कि सेशन जाता है। तो वो ये सारी चीज़ों पे आपको बोलेगा कि आपको कौन से सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो आपका हेडर्स या आपका कंटेंट देख के वो आपको सर्वर पे भेजेगा। जैसे कुछ कंटेंट है, यहाँ पे एलिफेंट से रिलेटेड कंटेंट है, तो एलिफेंट वाले कंटेंट को आपको सर्वर 1 पे भेजना है, लायन वाले कंटेंट को आपको सर्वर 2 पे भेजना है। इस तरह से काम करेगा। समझ में आया? अब एक्चुअली मैं यहाँ पे एलिफेंट लाइन नहीं होता, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए कंटेंट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे लेवल 7 सॉरी लेयर 7 एक और तरह से समझिए आप। ये अलग अलग सर्वर्स हैं आपके। ठीक है, लेयर 7 आपके URL पे भी काम कर सकता है। क्यों? ऑब्वियसली HTTP पे काम करेगा तो आप URL को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप में कोई वेबसाइट है, जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट के नाम लूँ iamabhinav.dev, तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस URL को एक्सेस करे, तो वो किससे कनेक्ट होना चाहिए? वो सर्वर 1 से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई इस URL को एक्सेस करे। परंतु अगर इसकी जगह मेरा कोई यूजर iamabhinav.dev/API स्लैश यहाँ पे कोई भी नहीं API, तो अब यहाँ पे /API, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरा एक तरह से कंटेंट हो गया है। मेरा रिक्वेस्ट करूँगा तो ये हेडर्स में से वो एक्सेस कर सकता है मेरा लोड बैलेंसर। क्यों? क्योंकि वो लेयर 7 पे काम कर रहा है। तो अब उसने देख लिया कि अच्छा आप तो ये API को बोल रहा है, तो एक काम करो, ये तो API तो मेरा सर्वर 2 हैंडल करता है, तो उसको यहाँ पे भेज दो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो आपकी URL से आपको गाइड कर सकता है, आपके कंटेंट से, आपके हेडर्स से गाइड कर सकता है। अब समझो मेरी बहुत सारी अच्छी वेबसाइट जैसे कि गिटहब ले लो, अमेजोन ले लो, तो वो सब क्या करती है, वो सब कंटेंट को अलग सर्वर्स पे रखती है, इमेजेस को अलग जगह रखती है। ठीक है, तो अब जैसे इसी का मैं एग्जांपल दूँ, अब मैंने समझो एग्जांपल दिया iamabhinav.dev और /images। अब यहाँ पे समझो मैं कोई इमेज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई इमेज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसने देखा अरे भाई साहब ये तो इमेज मांग रहा है। अब तो इस इमेजेस तो मेरी सारे कौन हैंडल करेगा? इमेजेस का रीड राइट थर्ड सर्वर हैंडल करेगा। तो इस तरीके से वो आपके कंटेंट को देख के, आपके हेडर्स को देख के आपको डायरेक्ट करेगा और आपका डेटा ला के देगा आपको। तो लेयर 7 भी क्लियर हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो लेयर 7 का फ़ायदा ये है कि कंटेंट बेस्ड राउटिंग होती है, जैसा कि आपने भी देख लिया। कंटेंट बेस्ड वो लोड बैलेंसिंग होती है। ठीक है, कंटेंट बेस्ड लोड बैलेंसिंग के बाद सेशन एफिनिटी रहता है इसके अंदर। अब इसका मतलब क्या? देखो
कुछ कुछ वेबसाइट्स आपके सेशन का भी ध्यान रखती है, जैसे कि अगर आपका लोड बैलेंसर है और ये आपका सर्वर है, ठीक है। अब मैं एक यूज़र हूँ और मैं पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल को भूल जाना, वो एपीआई वाले को यहाँ पे हम लोग न्यू एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन मत करना। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिक्वेस्ट किया और मैं पहले इस सर्वर से कनेक्ट हुआ, ठीक है। फिर मैंने वेबसाइट को स्क्रॉल किया और फिर मैंने कुछ वापस से रिक्वेस्ट किया। तो अब मेरी रिक्वेस्ट फिर से जानी चाहिए इसी सर्वर के पास। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इसके पास चलेंगे। इसका एग्जाम्पल ChatGPT, देखो जब भी आप कुछ प्रॉम्प्ट डालते हो और सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर उसको स्टोर करके रखता है, करेक्ट। तो आपने पहले क्या क्वेश्चन पूछा था और अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो अगर रिलेट कर रहा होगा तो वो रिलेट करके आंसर देगा। क्यों? क्योंकि वो सेशन मेंटेन कर रहा है। एक तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट न्यू सर्वर के पास चली जाएगी तो क्या उसके पास प्रीवियस वाला डेटा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो आंसर उतना एफिशिएंटली दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से अगर मैं पहले सर्वर 1 से कनेक्ट हुआ था और फिर से मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सेकेंड टाइम भी कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं किससे कनेक्ट होना चाहिए? मैं सर्वर 1 से कनेक्ट होना चाहिए, मेरे को करना चाहिए। और कौन करेगा? लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के पास ये मेमोरी रहती है कि वो ये सब चीज़ों का ध्यान रहता है, किसका? सेशन का, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये दोनों तरह के लोड बैलेंसर्स में ये आता है। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप लेयर 4 वाला यूज़ करना चाहते हो या लेयर 7 वाला, ठीक है। इसमें भी आता है कि आप लेयर 4 हार्डवेयर वाला यूज़ करना चाहते हो या लेयर 7 वाला यूज़ करना चाहते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज नोन एज लोड बैलेंसर्स। और ये होते हैं लोड बैलेंसर्स के टाइप, जिसमें पहला होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, मैं पूरे लिख देता हूँ। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगा क्योंकि ये समराइज कर रहा हूँ मैं। और इसमें हमने एक और टर्म देखी थी, 2 टर्म्स और देखी थी, लेयर 4 और लेयर 7, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियोस और ये कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वो यूजफुल लग रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़, अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।